हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जेके एसएसबी के आने वाले एग्जाम्स के लिए ये सीरीज, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस स्पेशली जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके हैं उसके बारे में यहाँ पे हम आज से जो है एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फोकस मेनली रहेगा हमारा वीएलडब्ल्यू एग्जाम और एफए एग्जाम। बाकी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा वो सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। जेके एसएसबी में भी कुछ पूछे गए थे वो भी हैं, और बाकी एग्जाम्स में जैसे एसएससी में कुछ एग्जाम्स आए हुए हैं वो भी हैं। टारगेट यही रहेगा कि जेके एसएसबी के सिलेबस में जो जीके और जनरल अवेयरनेस पोर्शन है वो 24 मार्क्स का है, तो यही टारगेट रहेगा कि आपके ये 24 मार्क्स जो है अच्छी तरह से रिवाइज हो और आप ये 24 मार्क्स पूरे अटेम्प्ट करके आए एग्जाम में। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे। ये हमारा चैनल है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज ये सेट नंबर 1 है, तो आगे और भी सेट्स आएंगे इस सेक्शन पे पर्टिकुलरली, और कंप्यूटर का सेक्शन जो है उस पर भी कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स जरूर आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर के एज यू नो उसमें 30 मार्क्स हैं, तो ये 54 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और कोशिश ये रहेगी कि पूरा का पूरा रिवीजन जो है यहाँ पे आपका किया जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आप देख पा रहे हैं, Who was the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly? Constituent Assembly में जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो कौन थे? ऑप्शंस में जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, क्या मुंशी। आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो पॉलिटी का सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आपको इस ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में मैं थोड़ा और बता देता हूँ। जो सबसे पहले आइडिया प्रपोज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का, वो किया था एम एन रॉय ने। ये बात आप याद रखेंगे। सॉरी, इसको पहले रब करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का जो प्रपोजल सबसे पहले दिया था वो दिया था एम एन रॉय ने। कब दिया था ये? 1934 में। ये इंपॉर्टेंट है ये डेट, 1934। और 1935 में आईएनसी के सेशन में इन्होंने इस बात को ले लिया था, रेजोल्यूशन इस पे लिया था कि जी हाँ, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया को चलाने के लिए। और वहां से लेके उन्होंने जोर दिया। फिर 1942 में फाइनली ये डिमांड जो है ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर ली इंडिया के लिए, और 1942 में क्रिप्स मिशन के थ्रू इनको कहा गया कि ठीक है, अब आप ड्राफ्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली जो बनी थी वो 1946 में बनी थी। और ये किस प्लान के थ्रू बनी थी ये आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि ड्राफ्टिंग कमेटी किस प्लान के थ्रू आई थी। वो आई थी कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू। कैबिनेट मिशन प्लान, हैंड राइटिंग इस पे अभी मेरी उतनी अच्छी आ नहीं रही है। खैर, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू आई थी ये, और आपको ये बात याद रखनी होगी। और इस ड्राफ्टिंग जो कमेटी के चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करूं, अगर इस पे आपको सारी डिटेल्स बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। इस पे एक लेक्चर चाहिए हमें इसको पूरा डिटेल समझने में, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है वो यही है। आप बस इस चीज का ख्याल रखें और ये चीजें ध्यान में रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए इंडिया के लिए। सबसे पहले ये जो आइडिया दिया था वो दिया था एम एन रॉय ने, और ये कब आया था कैबिनेट मिशन प्लान? 1946 में। और उसी टाइम पे फिर हमारी जो कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। The proposal for framing of the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by। ये प्रपोजल किसने किया था? The proposal for framing the कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का प्रपोजल जो है by an elected Constituent Assembly, ये किसने
जैसे कि मैंने अभी आपको कहा पिछले क्वेश्चन में कि 1942 में जो है इंडियंस की जो डिमांड थी एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, और वो था क्रिप्स मिशन के थ्रू। ये क्रिप्स मिशन कब आया था? ये आया था 1942 में। अभी मैंने आपको डेट बताई थी, 1942 में क्रिप्स मिशन के थ्रू ये आया था। क्योंकि वॉर चल रही थी तो क्रिप्स मिशन ने क्या कहा था कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होगी उसके बाद हम आपको इस चीज के लिए अलाउ करेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसके बाद आपको इस चीज के लिए अलाउ कर देंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरा क्वेश्चन क्या है? Who among the following were the members of the drafting committee of the constitution? कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स थे? आपको याद रखना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी उसमें टोटल मेंबर्स कितने थे? सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, टोटल मेंबर्स जो थे वो थे 7। टोटल मेंबर्स थे 7। हालांकि अभी मैंने आपको कहा है कि जो चेयरमैन थे, सॉरी मुझे इस पेन से लिखने में अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि यूज तो नहीं हूं मैं इससे, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। चेयरमैन जो थे वो थे जवाहरलाल सॉरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इनमें से जो मेंबर थे वो थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, यानी ऑप्शन सी। सॉरी कहाँ चला गया, ऑप्शन सी। और बाकी जो मेंबर्स थे उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता चलूं। जो बी आर अम्बेडकर थे वो चेयरमैन थे, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरे मेंबर थे एन गोपाल स्वामी, ये भी आप याद रखेंगे। पेन से बहुत दिक्कत हो रही है मुझे लिखने में। और इसके बाद थे अलादी कृष्ण अय्यर, के एम मुंशी भी थे, मोहम्मद सादुल्लाह भी थे, बी एल मित्तर भी थे, डीपी खेतन भी थे। ये चीजें आप याद रखेंगे। टोटल मेंबर 7 थे, डीपी खेतन, बी एल मित्तर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्लाह, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ, आपको बताना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है उसका जो ऑफिस पीरियड होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पे लिखा गया है 6 years। ऑप्शन बी इज ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इज फॉर 6 years और टिल द एज ऑफ 65 years, whichever is less। ओके, यहाँ पे कुछ डेटा छूट गया है, whichever is less होना चाहिए, जो जल्दी आएगा उस हिसाब से, या 5 साल और टिल द एज ऑफ 60 years। तो इसका जो आंसर है, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आंसर इज 6 years और टिल द एज ऑफ 65। और आपको यहाँ पे याद रखना होगा कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो सबसे पहले थे वो थे सुकुमार सेन। ये कभी कभी पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में हालांकि ये क्वेश्चन आया है, सुकुमार सेन थे। ओके, प्रेजेंटली कौन है? अगर आपसे प्रेजेंट के बारे में पूछा जाएगा तो वो है राजीव, कौन है? राजीव कुमार जी, राजीव कुमार, ये प्रेजेंट में है। और ये फर्स्ट थे सुकुमार सेन। तो एज कितनी होती है? 6 साल या 65 साल तक, जो भी पहले आएगा तो तब रिटायरमेंट हो जाती है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर। तो चलिए यहाँ तक हमारा पॉलिटी के क्वेश्चंस थे इसमें, और अब जो है इकोनॉमी के क्वेश्चंस आए हैं। पहले मैं थोड़ा पेन को एडजस्ट कर लूं क्योंकि इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने में, कलर भी चेंज करता हूँ। ओके, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर। आपको पता है कि इकोनॉमी में हम जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं तो 3 सेक्टर्स होते हैं जिनमें हम पूरी इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। मैं यहाँ पे ज्यादा लिखूंगा नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। तो प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज आती हैं। प्राइमरी सेक्टर
बहुत दिक्कत हो रही है लिखने में। प्राइमरी सेक्टर होता है और एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में यूजुअली क्या आता है? सर्विसेज। टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज आते हैं, जैसे सपोज करें एक टीचर है जो पढ़ाता है, वो क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है लोगों को, तो वो टर्शियरी सेक्टर में आएगा। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड चीजें आती है, जैसे फार्मिंग है, बी कीपिंग है। यहाँ पे बी कीपिंग है तो इसका आंसर भी बी कीपिंग है, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर में ही आएगा। बैंकिंग में क्या है? सर्विसेज मिल रही है, तो ये टर्शियरी सेक्टर में आएगा। वर्किंग इन ए कॉल सेंटर, वो भी सर्विस दे रहा है, तो ये भी टर्शियरी सेक्टर में आएगा। ट्यूशन से ऑक्यूपेशन, ये भी टर्शियरी सेक्टर में है, तो यहाँ पे आंसर है बी कीपिंग। बी कीपिंग आता है प्राइमरी सेक्टर में। तो यहाँ पे क्या लिखा था क्वेश्चन? कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन टर्शियरी सेक्टर। बाकी सब टर्शियरी सेक्टर के हैं, बी कीपिंग इज फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। So moving on to the next question. The percentage of India's population in the total population of the world as per 2011 census. आपको बताना है 2011 के सेंसस को देख के कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, पूरी दुनिया को कितना कंट्रीब्यूट कर रही थी इंडिया की पॉपुलेशन। तो इसका आंसर जो है वो है ए, 17.5%। लास्ट सेंसस कब हुई थी? 2011 में इंडिया में। 2021 की आई नहीं क्योंकि कोरोना की वजह से फिर वो रुक गई। और इस सेंसस के थ्रू यही, इस सेंसस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो यही होते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कितना था विद रिलेटेड टू द होल वर्ल्ड, जैसे यहाँ पे दिया गया है 17.5%। और दूसरी चीज जो पूछी जाती है वो ये कि सबसे ज्यादा लिटरेसी कहाँ पे थी, उसका आंसर रहेगा केरला। हाईएस्ट लिटरेसी केरला में थी। सबसे कम कहाँ पे थी? बिहार में। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे थी? वो यूपी में थी। इस सेंसस के थ्रू जो हमें पता चला था। और ये चीजें आपको याद रखनी है। मोस्ट लिटरेट, लीस्ट लिटरेट, हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी में थी, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। और एक चीज आप याद रखेंगे, इंडिया का जो एरिया है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, इंडिया का जो एरिया है वो दुनिया का कितना एरिया है? वो है 2.4%। यानी इंडिया का जो एरिया है वो दुनिया को इतना, दुनिया की पूरी जो लैंड है उसको, उसमें इतना सा है 2.4%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर डेवलपमेंट एफर्ट्स। फिर से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 5-year प्लान्स आते थे पहले, फिर वो 2014 के बाद बंद हो गए। हालांकि लास्ट 5-year प्लान 2017 तक था, क्योंकि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने 2012 में प्रिपेयर किया था, तो फिर 2017 के बाद बने नहीं 5-year प्लान्स, उनका खात्मा ही कर दिया गया। और ये 8th 5-year प्लान था जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट को कोर पे रखा गया था। दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपको याद रखना पड़ेगा। 5-year प्लान्स में से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। फर्स्ट 5-year प्लान, उसकी प्रायोरिटी क्या थी? एग्रीकल्चर। सेकंड 5-year प्लान, उसकी प्रायोरिटी क्या थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर। फर्स्ट 5-year प्लान, उसमें हमने एग्रीकल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी और ये सक्सेसफुल भी रहा था। सेकंड 5-year प्लान जो था, सेकंड 5-year प्लान, उसमें हमने इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज को ज्यादा वेट दिया था, यानी इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया था। ओके, हैवी इंडस्ट्रीज, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। When did the Chinese traveler Sun Yun come to India? हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया हुआ। सुंग यून, चाइनीज ट्रैवलर बहुत सारे आए हैं इंडिया में ड्यूरिंग द हिस्टोरिक टाइम्स, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। फाहेन एक है, सुंग यून है, हुआन सैंग है। तो ये सब ट्रैवलर जो आए थे वो एक्चुअली पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन फिर उन्होंने कुछ अकाउंट्स लिखे हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है ये कब आए थे। ये 518 के आसपास आए थे, तो इसका आंसर रहेगा बी। आंसर बी, 518 के आसपास। इट वाज एट द टाइम ऑफ एम्पायर कौन थे इंडिया में? 518 के आसपास, याद नहीं आ रहा इस टाइम, लेकिन इसी दौरान आए थे ये 518 के आसपास। और
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्यूरिंग हुज रूल इन इंडिया डिड द खिलाफत मूवमेंट बिगेन? खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुई थी? पहले तो आपको यहाँ पे ये याद होना चाहिए, और खिलाफत मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था ये भी आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप इस चीज को आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए उस खिलाफत मूवमेंट के दौरान, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी? 1919 में। खिलाफत मूवमेंट एक्चुअली इट वाज नॉट एन इंडियन मूवमेंट इनिशियली, ये एक्चुअली जो है खिलाफत थी तुर्की में जो खिलाफत थी, जब उसको गिराने का सोचा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसका जो रिएक्शन था वो खिलाफत मूवमेंट निकला था ऑल ओवर वर्ल्ड। और इंडिया में भी कुछ लोगों ने खिलाफत मूवमेंट को अलग से ज्वाइन किया और इसको यानी अपने खलीफा को बचाने के लिए ये खिलाफत मूवमेंट चलाया। लेकिन गांधी जी ने इसी मूवमेंट को ज्वाइन किया और फिर ये एक नेशनल मूवमेंट बन गई। तो उस टाइम पे चैम्सफोर्ड थे, जी हाँ, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे यहाँ के। ड्यूरिंग हुज रूल इन इंडिया डिड द खिलाफत मूवमेंट बिगेन? जी हाँ, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन बहुत लेट आए थे। लॉर्ड डलहौजी 1848 के आसपास थे और लॉर्ड कर्जन 1896 के आसपास थे, 1998 में आए थे। तो ये आपको याद रखना था, याद रखना है खिलाफत मूवमेंट इस दौरान शुरू हुई थी। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट फिर इसी मूवमेंट से रिलेटेड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, क्योंकि जब गांधी जी ने इसको ज्वाइन किया तो फिर उसका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रखा गया नाम। और उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करने बैठूं तो लंबा जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज कॉल्ड बैरिस्फीयर? बैरिस्फीयर किसको कहा जाता है? अर्थ के बहुत सारे लेयर्स हैं, जैसे हम जानते हैं अर्थ में क्या है, सबसे पहले आता है मेंटल क्रस्ट, मेंटल कोर, और कोर जो है वो डिवाइड है इनर कोर और आउटर कोर में, और उसी कोर को हम बोलते हैं बैरिस्फीयर। तो आप ये याद रखेंगे, अर्थ इज मोस्ट इंटरनल लेयर, इसका आंसर रहेगा ए पार्ट। बैरिस्फीयर होता है कोर, कोर बैरिस्फीयर, या फिर आप सेकंड नाम कोर याद रख सकते हैं। इनर कोर, इनर कोर आउटर कोर मिलके बैरिस्फीयर कहते हैं। और कोर में पाया किया जाता है नाइफी, नाइफी से आप याद रखेंगे। निकल और आयरन पाया जाता है कोर में सबसे ज्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Where will the Summer Olympics be held in 2028? 2028 के समर ओलंपिक्स कहाँ पे होने जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। इट्स फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। लॉस एंजल्स, ये आप याद रखेंगे, लॉस एंजल्स यूएसए। हाँ, लॉस एंजल्स यानी सी इसका आंसर है, लॉस एंजल्स यूएसए, ये आप याद रखेंगे। In the modern periodic table, metals, metalloids, non-metals are found in which block? आपको बताना है metals, non-metals और metalloids, सॉरी metals नहीं, मेटल्स, मेटालॉइड्स और नॉन मेटल्स। जी हाँ, मेटल्स, मेटालॉइड्स और नॉन मेटल्स तीनों किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? तो ये आपको बताना है, इसका आंसर आप जल्द से जल्द बता दीजिए, किस में पाए जाते हैं। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन आई होप आपने आंसर किया होगा। ये इसका आंसर जो है, आंसर इज बी, मेटल्स। क्या क्या आपको याद रखना है, मेटल्स, मेटालॉइड्स या नॉन मेटल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में, यानी तीनों के तीनों इस ब्लॉक में पाए जाते हैं। अगर हम एस ब्लॉक की बात करेंगे तो वहां पे मेटल्स पाए जाते हैं मोस्टली, और डी ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, लेकिन तीनों के तीनों सिर्फ इस ब्लॉक में यानी एस ब्लॉक में पाए जाते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन JKSSB में। मैं आपको यहाँ पे लिख के रखता हूँ ये पहले। ये जो क्वेश्चन है ये JKSSB वालों ने पूछा हुआ है, ये JKSSB वालों ने पूछा है। स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, कश्मीरी स्टैग, जिसको हम हांगुल भी बोलते हैं, हांगुल, ये आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, the paintings that adorn the walls and ceilings of the Ajanta and Ellora caves depict incidents from the life of Lord. आपको बताना है जो अजंता और इलोरा के केव्स हैं उसमें जो पेंटिंग्स हैं वो किस लॉर्ड यानी किस के इंसिडेंट्स लाइफ इंसिडेंट्स को डिपिक्ट करता है। तो आपको बताना है इसमें से महावीर की, बुद्धा की, परशुरामा और नरसिम्हा। अजंता और इलोरा केव्स कहाँ पे है? सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र इस पे क्वेश्चन बनता है। अजंता और इलोरा केव्स आर फाउंड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की जो इन्होंने क्वेश्चन बनाया है लॉर्ड बुद्धा पे है। हाँ, ये भी पूछा गया है ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में। तो इसमें डिपिक्ट की जाती है लॉर्ड बुद्धा की लाइफ, आपको याद रखना पड़ेगा। और बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये सारी पेंटिंग्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following national parks is no longer a part of the UT of J&K? ये भी रिसेंटली JKSSB ने पूछा है ये क्वेश्चन SI में। JKSSB SI का जो एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें पूछा गया है ये। तो यहाँ पे इजी है आंसर अगर आपको याद है ये नेशनल पार्क्स। काजीनाग नेशनल पार्क, ये काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पे? बारामूला में। और यहाँ पे आंसर है हैनस नेशनल पार्क। अगर हम दाशीगाम नेशनल पार्क की बात करेंगे तो श्रीनगर में आता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क एज इट इज किश्तवाड़। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यूटी ऑफ J&K में अब हैनस नेशनल पार्क नहीं आता है। ओके, ये है लद्दाख में और ये यूटी ऑफ लद्दाख में आएगी। तो ये आप याद रखेंगे, इट इज इन लद्दाख। अगला क्वेश्चन, The Rajaji Tiger Reserve is located in? Rajaji Tiger Reserve कहाँ पे located है? Tiger Reserve बहुत important है। Recently जो number of Tiger Reserves है वो 54 हुआ है। I guess 54। आप मुझे जरूर कमेंट्स में बता दीजिए 54 हैं या 53 हैं टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। ये आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है? राजाजी टाइगर रिजर्व इज फाउंड इन उत्तराखंड। ये आप याद रखेंगे। ओके, उत्तराखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, ये भी ठीक है। मोनाजाइट ऑकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। नहीं जी, एंटायर कोस्टल सैंड्स में होता तो क्या बात थी, लेकिन एंटायर में नहीं है इन इंडिया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से ये तो गलत है, 1 और 2 सही है। अगर हम इसको निकालते हैं तो हमारे पास आंसर है 1, 2 एंड 4। देखिए एलिमिनेशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हमें चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हमने पहले 3 पढ़े, पता चला तीसरा गलत है, ऑप्शंस देख लीजिए, तीसरा इसमें है, ये नहीं हो सकता, तीसरा इसमें है, ये नहीं हो सकता, तीसरा इसमें ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा आंसर बी। तो ये ऑटोमेटिकली आंसर हो गया। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि आपको पता चले कि जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो कैसे वर्क करती है। एलिमिनेशन टेक्निक आपको सपोज करें इसमें से 4th वाला नहीं है पता, तो आप कैसे उसको एलिमिनेट कर बिना उसको पढ़े आंसर पे आ सकते हैं। अगर आपको तीसरा पता है कि इंटायर इंडियन कोस्टल रीजन में नहीं पाया जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड? ये भी JKSSB के SI एग्जाम में पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया है ये भी आपको याद होना चाहिए। JKSSB SI पुलिस का, तो ये था। इसमें आंसर क्या आएगा? त्रिकुटा हिल्स, इस पे है वैष्णो देवी मंदिर, ये तो पता होना चाहिए आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एप्पल टाउन? कौन सी टाउन को एप्पल टाउन का दर्जा मिला है जम्मू एंड कश्मीर में? और ये क्वेश्चन बी JKPSI में, JKPSI का जो एग्जाम हुआ उसमें आया है और यहाँ पे आंसर रहेगा सोपोर। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई थिंक वी आर डन। यस, 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 हमने
डिस्कस किया और जहाँ पे जरूरत थी थोड़ा मुझे ज्यादा डिस्कस करने की वहां पे की। लेकिन चूंकि ये रिवीजन सीरीज है इसलिए मैंने शॉर्टकट में मतलब जो चीजें ज्यादा टाइम खाएंगे उनको अवॉइड किया। और रही बात बाकी सारे क्वेश्चंस की जो आपने देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले से जेके एसएसबी में, आने के चांसेस और हैं। और दूसरी चीज जो है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें आपने बहुत चीजें सीखी हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आने वाले बाकी लेक्चर्स बहुत जल्द आएंगे क्योंकि 10 दिन बचे हैं कुछ भी डब्ल्यू के लिए। तो इन 10 दिनों में कम से कम आपको 5 सेट्स में जो है जनरल अवेयरनेस और जीके पे डेफिनेटली दूंगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जीके एसएसबी के आए हुए होंगे, वो भी रिपीट होंगे और बहुत सारी चीजें जो है और रिपीट करनी है। और कंप्यूटर का भी मैं कल से होपफुली आपको एक एक लेक्चर रोज मिलेगा उसको रिवीजन करने का, क्योंकि उसमें 30 मार्क्स हैं। तो वो ये दोनों पोर्शन अगर आप करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके 60% जो है कवर, सॉरी 50% सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।